अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है एंड द चैप्टर नेम इज़ थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इस चैप्टर के अंदर हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में डिस्कस करना है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसमें हम केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग किन किन टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर जो एटम होते हैं वो क्यों केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक आपने पूरी वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम लिखें तो द अट्रैक्शन फोर्स दैट होल्ड्स एटम एंड आयंस टुगेदर इन अ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स को होल्ड करती है, एक दूसरे को एटम्स को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है और क्या बना देती है, एक कंपाउंड बना देती है या फिर एक मॉलिक्यूल बना देती है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब अगर हम देखें तो 9th क्लास के अंदर भी आपने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा होगा। तो कोई भी एटम है वो केमिकल बॉन्डिंग करता क्यों है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग एटम इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना होता है, ठीक है, और अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो स्टेबल होना चाहती हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती हैं। जैसे हम अगर इंसानों की बात करें तो इंसान भी स्टेबल होना चाहते हैं। हमारे लिए स्टेबिलिटी क्या है कि हमारे पास एक अच्छा सा घर हो, हमारी अच्छी नौकरी हो या फिर हमारे पास पैसे बहुत सारे हों, तो एक गाड़ी हो हमारे पास, ये हमारी क्या है, स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स के लिए स्टेबिलिटी घर, गाड़ी, पैसा, बंगला नहीं होता। इनके लिए स्टेबिलिटी होती है इनके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है वो उतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। इस वजह से इस ऐसी सिचुएशन को ये स्टेबिलिटी कहते हैं। और अगर इनके पास वो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो उस नतीजे में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के चक्कर में ये क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक नज़र डालें तो हमारे पास 1A से लेकर 8A ग्रुप, 8 हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, डी ब्लॉक की, हमारे पास 1A से लेकर 8A तक के जो ग्रुप हैं उनमें से 1A से लेकर 7A तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। जबकि हमारे पास जो 8A के जो ग्रुप हैं इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस कहते हैं। अब इनको हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको किसी भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये किसी को मुंह ही नहीं लगाते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में इनको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो इनके पास मौजूद होते हैं। इस वजह से ये किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। आपने नॉर्मल तरीके से 9th क्लास से लेकर अब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि ये हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये जो नोबल गैसेस, जो लास्ट ग्रुप जो होता है जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, उसके एलिमेंट किसी के साथ आपको बॉन्डिंग करते हुए नजर नहीं आते क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो है ये स्टेबिलिटी गेन किए हुए होते हैं, तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्टेबल होने की। तो इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो ये पूरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। अगर लेट सपोज किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पहले शेल के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में, जैसे इन 3 की अगर हम बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास पूरे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इन्होंने अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। और हीलियम के अंदर होते ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और इसको आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो दैट मीन्स कि इसने अपना क्या कंप्लीट किया हुआ है, ड्यूप्लेट कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी हमें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर नजर नहीं आते। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है, एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखती है और एक मॉलिक्यूल या फिर एक कंपाउंड बना देती है, ठीक है। और 1A से लेकर 7A तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब वो आयोनिक बॉन्डिंग हो सकती है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जबकि 8A वाले जो ग्रुप होते हैं
ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करते। तो वन बाय वन हमने करके डिस्कस करना है और ये डिस्कस करना है कि केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, इसके अलावा कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है। आयोनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो आयोनिक बॉन्ड को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एटम लिखता हूँ, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी तरीके से सामने है क्लोरीन। क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ जो सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, उसके किसी काम का नहीं है। तो सोडियम क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, और सोडियम जो है सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्लोरीन जो है क्लोरीन आयन के अंदर यानी कि Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है। और वो बॉन्डिंग कौन सी होती है, आयोनिक बॉन्डिंग, सिंपल हम इसको कह सकते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन लाजमी आता होगा कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज क्यों आता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज क्यों आता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमें ये भी पता है कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो दैट्स वाई दोनों का नंबर बराबर होता है, तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पर सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। दैट मीन्स कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स भी होंगे, 11 पॉजिटिव साइंस और 11 नेगेटिव साइंस, दोनों मिले तो दोनों क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन जिस नतीजे में इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या कर दिया, एक माइनस साइन डोनेट कर दिया। अब इसके पास पॉजिटिव की तादाद यानी प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, दोनों बराबर हैं तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो एक और एक्सेप्ट करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 18 हो जाते हैं। उसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से होती है हमारी आयोनिक बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल है मैग्नीशियम MgO, ठीक है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर जो है टोटल अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहले में 2 और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री पड़े हुए हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके किसी काम के नहीं है। तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन बड़ी शिद्दत से चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 कम है। तो होता यह है मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर +2 का चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर -2 का चार्ज आ जाता है। और इस नतीजे में इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम आयोनिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं, यानी कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि लेट सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम और कोवलेंट बॉन्डिंग 3 टाइप्स की होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, लेट सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर होगा, लेट सपोज कि हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसको हाइड्रोजन गैस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ट्रांसफर नहीं कर सकते, दोनों को चाहिए, तो दोनों क्या करते हैं, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है, H2 गैस बन जाती है। यानी हाइड्रोजन का ये एक एटम, ये दूसरे हाइड्रोजन का ये दूसरा एटम, ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है, H2 गैस बन जाती है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। इसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है। अब यहां से दूसरा वाला ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कम है। तो ये क्या करते हैं कि ये इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है, O2 गैस बन जाती है। और यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, उसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बना उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो तब क्या होगा, जैसे लेट सपोज हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, इधर 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ दूसरा नाइट्रोजन 1 2 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ये क्या करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो उसके नतीजे में हमारे पास N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस बन जाती है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो यहाँ पर इस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड बना उसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और उसको 3 लाइन से शेयर करेंगे। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको 2 लाइन से शेयर करेंगे, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको सिंगल लाइन से शेयर किया जाएगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों की तरफ से जब इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो उस नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। थर्ड टाइप है हमारी जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा था कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही थी। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होती है लेकिन सिर्फ एक तरफ से हो रही होती है। लेट सपोज कि हमारे पास जैसे अमोनिया है NH3, ठीक है, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन के साथ। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमें इस बात के बारे में पता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। वो हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर बेसिकली ऐसा पेयर होता है जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होता। तो अमोनिया क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको दे देता है, और उसके नतीजे में क्या ही बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, अब होता किस तरीके से, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन के इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन। यहाँ पर अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मौजूद है। तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, शेयर करता है, सॉरी, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर कर देता है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम आयन बन जाता है। इस तरीके से जो शेयरिंग होती है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसके अंदर शेयरिंग तो हो रही है लेकिन सिंगल एक एटम सिर्फ शेयरिंग कर रहा है, दोनों एटम शेयरिंग नहीं कर रहे, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जहां पर दोनों तरफ से शेयरिंग की जा रही हो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड, और जहां पर सिंगल एक तरफ से कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जा रहा हो उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है केमिकल जो है बॉन्डिंग होती है, एटम जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। तो
जितने भी 1A से लेकर 7A तक के जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग लाजमी करेंगे ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें। और जो 8A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करते क्योंकि उनको नीड ही नहीं पड़ती, वो किसी को मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, तो आई होप के जो केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है VBT यानी कि जो है थ्योरी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।